तो आपके पास जो अभी तक फार्मूला लिस्ट आई है वो ये आई है, हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अच्छा, कोई इसको अगर डेल्टा Q से लिखे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि एक्चुअली जो हीट एनर्जी है वो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर अमाउंट है। तो टेम्परेचर जो है जब वेरी कर जाता है तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो आप इसको बोल सकते हो कि जो एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है एक से दूसरे में, वो क्या बन जाती है? हीट। तो डेल्टा Q से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको, ठीक है। M जो है गिवन मास है, S स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितना है? S वाटर, याद होना चाहिए 1 कैलोरी अपॉन में ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखो S की जो यूनिट है वो यहाँ से निकालेंगे, M डेल्टा T। Q माने हीट, इसका जो CGS यूनिट है वो कैलोरी है साइंटिस्ट के नाम पर। वैसे अगर हम SI की बात करें तो ये एनर्जी होती है, तो SI क्या हो जाएगा? जूल। और M यहाँ पर CGS में ग्राम हो गया और डेल्टा T डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर एक चीज़ और याद आ गई है, ज़रा ध्यान देना कि अगर आप डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से केल्विन में जाते हो तो क्या करते हो? 273 प्लस करते हो। तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें अगर आप प्लस 273 कर दो तो क्या बन जाता है? केल्विन टेम्परेचर बन जाता है, केल्विन टेम्परेचर। लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, तो ये बराबर होता है डेल्टा T केल्विन। केल्विन टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल T से लिखते हैं और डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को स्मॉल t से लिखते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी कितना रहेगा? 30 केल्विन। आप देखो ना, इसको समझो बात को, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस न्यूमेरिकल वैल्यू इन केल्विन। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में होगी वही वैल्यू वहाँ केल्विन में भी होगी। जैसे हमने लिखा डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस 40 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा? 40 केल्विन। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। इस बात को मानते हो या एक्सप्लेन किया जाए? क्या इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं मानते हो तो यहाँ फंसने वाले हो, क्योंकि यहाँ डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में वैल्यू वाइज कैसा होता है? सेम। तो कभी कभी यहाँ पे केल्विन लिखा हो सकता है। तो जैसे मान लो यहाँ केल्विन लिखा है, तो केल्विन किसके सेंस में लिखा हुआ है? टेम्परेचर डिफरेंस के सेंस में। तो टेम्परेचर डिफरेंस के सेंस में जो केल्विन वैल्यू होती है और टेम्परेचर डिफरेंस के सेंस में जो डिग्री सेल्सियस वैल्यू होती है, कैसी होती है? सेम। कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेन किया जाए क्या इसको, या जानते हो आप? एक्सप्लेन कर दिया जाए। एक्सप्लेन करते हैं। देखो, हमारे पास में डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो A डिग्री सेल्सियस है और B डिग्री सेल्सियस है। तो ज़रा इसको केल्विन में बनाओ तो क्या हो जाएगा? A प्लस 273 केल्विन और B प्लस 273 केल्विन, ये केल्विन हो जाएगा। ठीक। अब हमने डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यूज़ का टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, तो टेम्परेचर डिफरेंस
इन डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं बी बड़ा है, तो आप लिखोगे बी माइनस ए, ये तो लिखोगे। अब यहां पर मैंने देखो निकाला टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, तो जब b बड़ा है तो b प्लस 273 भी a प्लस 273 से बड़ा होगा, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दिया जाए। 273 चला जाएगा, कितना आएगा? तो यहां देखो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस वाला, और यहां क्या लिखा? टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन वाला। और डिग्री सेल्सियस वाले की वैल्यू भी कितनी है? b माइनस है, और केल्विन वाले की वैल्यू भी कितनी है? b माइनस है। हो गया प्रूफ? ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा जाए डेल्टा टी बराबर 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसने पूछा टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू इन केल्विन, इशारों में बात करेगा ना तो ऐसे लिखेगा डेल्टा कैपिटल टी। टेम्परेचर का टी अगर कैपिटल है तो केल्विन में जाना है, तो जैसे डेल्टा के साथ छोटा टी तो डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा के साथ कैपिटल टी तो टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन, तो वैल्यू कितनी आएगी? 40, और आगे के आ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए इसका जो यूनिट है स्मॉल एस का, अगर यहां पे कोई केल्विन लिख दे, केल्विन अगर लिख दे तो हम केल्विन हटा के क्या ला सकते हैं? डिग्री सेल्सियस, सीधे सीधे, क्योंकि ये डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, और डेल्टा टी अगर वहां पे 60 हुआ तो केल्विन में भी कितना होगा? 60। बट उस 60 के आगे यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा होगा, और इस 60 के आगे वहाँ केल्विन लिखा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो मेंटली प्रिपेयर रहिए आप कि एस यानी कि जो स्पेसिफिक हीट है उसकी जो यूनिट होती है एसआई वाली, वो होती तो ये है कैलोरी अपॉन ग्राम और नीचे डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कोई इसको ऐसे लिख दे, कैलोरी को तो परेशान ना करे, ग्राम को भी किसी तरीके से ना चेंज किया जाए, लेकिन यहां लिख दिया जाए केल्विन, तो घबरा मत जाना। डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन आ जाए और या केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम्पल में एस की वैल्यू थी 0.002 कैलोरी अपॉन ग्राम और केल्विन, तो यार इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.002 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना ये बात? तो आपको तो ये होगा कि नहीं, केल्विन नहीं होना चाहिए, आपको तो सेल्सियस चाहिए होगा क्योंकि सीजीएस में चलना है आपको, तो तुरंत आप वहां पे केवल केल्विन की जगह पे क्या ले रहे हो? डिग्री सेल्सियस। भूल मत जाना, ये तभी होगा जब टेम्परेचर का डिफरेंस काउंट होगा। ठीक है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बोर्ड पर लिखी हुई है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस वाटर इज इक्वल टू 1 कैलोरी अपॉन में ग्राम, साथ में क्या? केल्विन। ठीक है। आइस की कितनी होती है स्पेसिफिक हीट? वाटर की तो इतनी होती है, आइस की कितनी होती है? याद है या नहीं याद है? हाफ होती है जस्ट इस वैल्यू की। एस आइस 0.5 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस, या ऐसे को लिख सकते हैं 0.5 कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन। ठीक है ना। तो ये दोनों स्पेसिफिक हीट आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगी। और आज की क्लास की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां से है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको नोट करो, यहां से स्टार्ट करो और ये एक्सप्लेनेशन भी करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, न्यूमेरिकल करने में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो यहां से पता चल गया हियर वी हैव, क्या पता चला? टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस बराबर होता है टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू इन केल्विन। ये सीखा।
एक स्टेटमेंट आ रहा है कि वर्क कन्वर्टेड इनटू हीट और हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? चलो इसका तो एक प्रैक्टिकल प्रूफ तो मैं यहीं दे सकता हूं। ये क्या किया जा रहा है? वर्क, और हमें पता है कि हमारी जो ये पाम है, जो हथेली है, क्या हो रही है? गर्म हो रही है। यानी वर्क करके हमने वाइब्रेशनल एनर्जी को क्या कर दिया? बदल दिया। तो वाइब्रेशनल एनर्जी बदल गई तो क्या हो गया? टेम्परेचर बदल गया, और जब टेम्परेचर बदल गया तो हीट एनर्जी का फ्लो होने लगा। तो वर्क को जो है हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। और भी प्रैक्टिकल है बहुत सारे। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें वर्क को किस में कन्वर्ट किया? हीट में। तो आगे जाकर के उल्टा रिस्पॉन्स भी आपको मिलेगा। एक सिंपल सी बात आपके सामने रखी गई। अच्छा, जब ये बात नहीं पता थी तो कैलोरी जो है ना, वो हीट को कुछ अलग तरीके की एनर्जी मानते थे। उनका मतलब ये सोचना था कि जो हीट वाली एनर्जी है वो एकदम डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। फिर पता चला कि नहीं, ये जो एनर्जीज हैं उन्हीं का एक फॉर्म होता है ये। तो हीट एनर्जी का जो यूनिट था वो कैलोरी था, यूनिट कैलोरी। और जो ये वर्क है, वर्क जो होता है उसका यूनिट क्या है? जूल है। इसका मतलब ये हो गया कि कैलोरी और जूल में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी। तो एक कन्वर्जन है आपके लिए, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिकल वे में कैलकुलेट किया गया है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। ये 4.18 को हम लोग नियर अबाउट क्या लेते हैं? 4.2। यानी अगर कैलोरी वाली वैल्यू में 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? जूल। ये सीखने को मिला। ये क्लियर है ना? तो अगर अपने पास में Q कैलोरी है तो Q कैलोरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.2 इंटू Q जूल। तो देखो ये है आपका हीट अमाउंट, और ये जूल क्या हो गया? वर्क। वर्क माने W। बोलो यार। तो यहां से आपको मिल गया W बराबर 4.2 Q। भाई Q क्या था? हीट था। तो W बराबर हो गया 4.2 को कैपिटल J से लिखा जाता है, और ये Q फॉर Q। तो यहां पर Q है कैलोरी वाली हीट एनर्जी, कैलोरी हीट एनर्जी, और 4.2 को कैपिटल J से लिखा जाता है। कैपिटल J को कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर, जिसने कैलोरी को किस में बदल दिया है? जूल में। तो कैपिटल J इज कॉल्ड द कन्वर्जन फैक्टर। कैपिटल J को कन्वर्जन फैक्टर कहा जाता है। इसका और कोई नाम है क्या? कैपिटल J का कुछ और भी नाम है? कैपिटल J कन्वर्ट करता है। कैपिटल J यानी 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो कैलोरी किस में बदल गया? जूल। तो इसका कोई और भी नाम है क्या? चलिए आइए यहां तक, तब तक हो सकता है याद आ जाए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सब पढ़ के आ चुके हैं पहले। आइए यहां तक, पहले आइए। प्रैक्टिकली ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि दोनों जो वर्क और हीट है वो एक दूसरे के जो हेड और टेल है। विजन बदल दीजिए तो वही हीट है, अपना विजन बदल दीजिए तो वो वर्क बन जाएगा। तो एक कन्वर्जन फैक्टर आया कि कैलोरी और जूल में रिलेशन क्या होता है। तो कैपिटल J कन्वर्जन फैक्टर है, कैलोरी को जूल बनाने का काम करता है।
तो रिजल्ट आ गया W बराबर JQ। W इज हियर फॉर वर्क एंड Q इज हियर फॉर कैलोरी हीट। कैलोरी हीट W इन जूल होता है। कैपिटल J 4.18 4.2 is called mechanical equivalent of heat और कन्वर्जन फैक्टर तो इसका नाम है ही। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर हमको SI मिल रहा है वहां पे अचानक से हीट ने एंट्री करी। हीट किस में आ रही है? CGS में, और बाकी सब चीजें क्या कर चल रही हैं? SI में। तो परेशान मत हो, CGS वैल्यू जो कैलोरी है उसमें 4.8 से क्या करें? 4.2 से मल्टीप्लाई करें और जो है सारा का सारा किस में बदल जाएगा? SI में बदल जाएगा, जूल में बदल जाएगा। जैसे आप ये देखो ना, एक एग्जाम्पल देखो, समझो बात को। स्टॉप रेटिंग इधर देखिए। जैसे हमारे पास में ये हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर है, ये इलेक्ट्रिकल हीटर। तो अब इस इलेक्ट्रिकल हीटर के पास जो वोल्टेज होगी वो वोल्ट में होगी ना। वोल्ट कैसा है? SI। इसमें जो करंट होगी वो एम्पियर में होगी ना। करंट कैसा है? SI। यहां रेजिस्टेंस भी अगर होगा तो किस में होगा? ओम में। वो कैसा है? SI। तो यहां चारों तरफ SI एंड SI है। और किसी ने पूछा कि हीटर से कितनी हीट आ रही है, और तुम्हें जाना किस में है? कैलोरी में। तो एक तरीका तो ये है कि इंडिविजुअली वोल्ट को CGS बनाओ, इंडिविजुअली करंट को CGS बनाओ। टिपिकल जॉब है ये कि हर किसी को CGS में पहले बदलो। दूसरा तरीका ये, किसी को मत बदलो, पूरा SI में ही काम करो। और पूरा SI में काम करके W जूल में निकाल दिया। अब कैलोरी में जाना है तो 4.82 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। बिना पर्सनली सबको बदले हमने सबको पहले जैसे ये सब SI हैं, तो यहां से जो वर्क आएगा, जो एनर्जी आएगी जूल में आएगी, उसको कैलोरी कैसे बनाएंगे? 4.2 से डिवाइड कर दो भाई। जूल से, जूल को 4.2 से डिवाइड करो तो कैलोरी बन जाएगा, और कैलोरी को अगर मल्टीप्लाई करो 4.2 से तो जूल बन जाएगा। तो आपको पर्सनली करंट का CGS नहीं बनाना पड़ा, आपको पर्सनली ओम का CGS नहीं बनाना पड़ा। अगर बनाना पड़ता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, टाइम भी बहुत लगता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसी तरीके से मान लीजिए क्वेश्चन आया कि जो मास है वो ग्राम में है, जो स्पेसिफिक हीट है वो भी CGS में है, जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है वो CGS में है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जूल में एनर्जी चाहिए, एनर्जी जूल में चाहिए। देखो सही तरीका क्या है? पहले ग्राम को क्या बनाओ? किलोग्राम। इस स्पेसिफिक हीट का जो CGS है उसको क्या बनाओ? SI। और जो टेम्परेचर का CGS को क्या बनाओ? SI। फिर सॉल्व करो तो क्या बनेगा? जूल। बड़ा टिपिकल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या? किसी को मत बनाओ, CGS में ही पूरा कैलकुलेशन कर लो तो किस में आएगा? कैलोरी। 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? जूल। एंड दैट इज वाई ये जो कैपिटल J बहुत ही काम की चीज़ है, इसने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। और कैपिटल J की जो ये वैल्यू निकाली गई है कि एक कैलोरी में इतना जूल होता है, ये आपका प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड रिजल्ट है। ठीक है ना? आ गए यहाँ तक आप लोग? ये भी हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट। चलिए, अब एक टर्म यूज होता है, कैलोरीमेट्री की तैयारी चल रही है, आज उसकी सेकंड क्लास है। हटा रहे हैं इसको। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? अक्सर आप इस चैप्टर में वाटर इक्विवेलेंट ये सुनोगे, तो जानना है कि ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है? वाटर इक्विवेलेंट समझना है, इसकी डेफिनेशन से कोई फायदा नहीं होता।
एनीवन? ये सब पुरानी बातें हैं भाई। अभी तक की कैलोरीमेट्री में जितना भी हमने आपको बताया है, कुछ ही बातें छोड़ दीजिए तो सब पुरानी ही बातें। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? नो आइडिया। चलिए समझते हैं, समझना इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है, तो समझो क्या है कि अगर आप किसी वाटर अमाउंट को, ये वाटर अमाउंट है हमारे पास, वाटर अमाउंट, इस वाटर अमाउंट को हमें हीट देनी है, वाटर अमाउंट को हीट देनी है, गिवन हीट। तो क्या किसी भी वाटर अमाउंट को सीधे सीधे डायरेक्टली हीट दी जा सकती है? नहीं, पहले उसको बर्तन में रखना पड़ेगा। आप देखो ना, बिना किसी कंटेनर में रखे आप उसको हीट दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो यहां पर एक समस्या आ गई कि when we want heat given to water amount, then first heat या some part of heat taken by container। तो हम चाहते भी नहीं है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो वाटर अमाउंट है वो किसी कंटेनर में होगा। तो जब वाटर अमाउंट कंटेनर में होगा, हम चाहते थे कि वाटर को सीधे हीट मिले, लेकिन वो तो कंटेनर हीट पहले लेगा और फिर जब अपना ले लेगा तब जाके वाटर को देगा। तो कंटेनर जो था, उस जिसको हम हीट दे रहे थे, हमारा टारगेट था कि हीट किसको मिले? वाटर को। मैं एक सपोर्टिंग डायग्राम और अच्छा बनाता हूं। ये कंटेनर है भाई, इसमें वाटर भरा हुआ है और यहां पर हम इसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो जो कंटेनर है उसका मास है कुछ ना कुछ, तो कंटेनर का मास है m और साथ में ये cc फॉर कंटेनर। कंटेनर किसी मटेरियल का बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा या फिर कॉपर, जिसका भी बना होगा। तो कंटेनर मास m, साथ में ये c है। कंटेनर की जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, कंटेनर स्पेसिफिक हीट, वो s और साथ में c है, c फॉर कंटेनर। तो जब हम इस वाटर को हीट दे रहे थे तो सबसे पहले कंटेनर ने हीट ली और कंटेनर ने अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदल दिया, कितनी हीट ले करके। तो यहां पर निकालते हैं हीट अमाउंट टेकन बाय कंटेनर, हीट अमाउंट टेकन बाय कंटेनर by changing temperature 1 डिग्री सेल्सियस will be, तो Q माने हीट अमाउंट टेकन बाय कंटेनर इज इक्वल टू मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर, और डेल्टा टी क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेकार हो गया, इतना हीट जो मैं देना किसको चाहता था? वाटर को, और ये ले किसने लिया? कंटेनर ने। तो ये अमाउंट हमारा कंटेनर ले लिया है। तो अब हमने सोचा कि अगर ये अमाउंट जो कंटेनर ने ले लिया है, अगर ये कंटेनर ना लेता, ये अमाउंट वाटर को मिलता। ये अमाउंट किसको मिलता? वाटर को। तो वाटर इस हीट को ले करके अपना टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस बदलता, तो उस वाटर का मास कितना होता? तो जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये अमाउंट हीट है जो कंटेनर ने वेस्ट कर दी है। बात को समझते रहना, जहां जो दिक्कत हो बताते रहना। ये अमाउंट किसने लिया है? कंटेनर ने। तो जितना ये अमाउंट कंटेनर ने लिया है,
थोड़ी देर के लिए सोचो, ये कंटेनर ना लेता, तो अगर ये हीट कंटेनर ना लेता तो कौन लेता? वाटर। तो हमने कहा कि लेट क्यूसी अमाउंट, ये जो क्यूसी अमाउंट हीट का है, क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट कैन चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर अमाउंट MW। मान लेते हैं कि ये हीट एनर्जी MW अमाउंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बदल सकती है। तो देखो भाई क्या निकलेगा, क्यूसी हीट ली है और ये हीट तुम किसको दे रहे हो? पानी को। कितने पानी को दे रहे हो? MW, W माने वाटर, पानी की स्पेसिफिक हीट SW, और टेम्परेचर कितना बदल दिया है? 1। तो ये अमाउंट ऑफ हीट कंटेनर ने लिया, तो इक्वेशन ये बना। और फिर हमने सपना देखना शुरू कर दिया कि अगर ये अमाउंट किसी वाटर को मिलता तो कितना वाटर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदल देता। तो पता चला कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना था? MW। इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड इक्वल है कि नहीं है भाई? तो राइट हैंड इक्वल कर दिया जाए, तो 1 बराबर 2, तो ये आ गया MW SW, M साथ में C, S साथ में C, तो ये MW बराबर आ गया M साथ में C, S साथ में C, S साथ में W। ये जो MW है दैट इज कॉल्ड द वाटर इक्विवेलेंट। ये है वाटर इक्विवेलेंट। अब प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, पता चलता है कि जो हीट हमने दी है वो 200 जूल है। यहां जो हीट हमने दी है वो 200 जूल है, तो हमारी तरफ से 200 जूल निकली है, कैलोरी मान सकते हो। मैंने इस वाटर से पूछा कि तुमको कितनी मिली, तो वाटर ने कहा कि हमको जो मिली है वो 190 जूल मिली है। हमने कहा कुछ गड़बड़ है, यानी कि 10 जूल कौन खा गया है? कंटेनर। ये जो 10 जूल कंटेनर खा गया है, यही 10 जूल अभी और कितना वाटर जो है गर्म कर सकता था, और कितने वाटर का टेम्परेचर बदल सकता था। वो जो अमाउंट ऑफ वाटर 10 जूल से हीट अप होगा, वही जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या कहलाता है? वाटर इक्विवेलेंट। और यही तो हमने यहां पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। और फिर आपको ट्यूनिंग में ट्यून होना पड़ेगा। जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे पास में एक कंटेनर है, उसका वाटर इक्विवेलेंट जो है सपोज कर लेते हैं 20 ग्राम है। मेरे पास में स्टील का एक कंटेनर है, उसका वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम पानी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने में जितनी हीट खर्च करेगा, उतनी ही हीट ये कौन खर्च कर रहा है? बर्तन। अपना टेम्परेचर बदलने में कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। फिर एक स्टेटमेंट सुनो, हमने कहा मेरे पास में एक बर्तन है, कंटेनर है, उसका वाटर इक्विवेलेंट सपोज कर लो 40 ग्राम है। तो बर्तन का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है। 40 ग्राम है, मतलब इसका क्या हो गया कि 40 ग्राम पानी अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने में जितनी हीट लेगा, उतनी ही हीट ये क्या कर देता है? अपने आप को गर्म करने में, अपने आप का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने में क्या करता है? खर्च कर देता है। ठीक है ना ये बात? तो वाटर इक्विवेलेंट समझना है, इसकी डेफिनेशन का कोई रोल नहीं है। क्लियर है ना ये बात? ठीक है। अब जरा आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, फिजिक्स लगाओ कि आप जो है बर्तन खरीदने गए जिसमें तुम्हें वाटर को गर्म करना है, तो आप कैसा बर्तन चुनोगे? ज्यादा वाटर इक्विवेलेंट वाला या कम वाटर इक्विवेलेंट वाला? कम वाटर इक्विवेलेंट वाला चुनोगे, क्योंकि आपका पर्पस ये बिल्कुल नहीं है कि बर्तन गर्म हो। आपका तो पर्पस क्या है? केवल पानी गर्म हो। तो इसलिए अब आप ऐसा कंटेनर चुनोगे, आप ऐसा बर्तन चुनोगे जिसका कि वाटर इक्विवेलेंट क्या हो? कम हो। अगर वाटर इक्विवेलेंट कम होगा तो ये जो वेस्ट कर रहा है वो भी क्या करेगा? कम। क्लियर है ये बात? पक्का नोट करिए।
एग्जाम्पल एक ले रहे, ये कहा गया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 40 ग्राम, ये बोला गया। मुझे इस स्टेटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सप्लेन करके समझना है और समझाना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर इज 40 ग्राम मीन्स क्या मतलब है इसका भाई? कौन आगे बढ़ेगा? कंटेनर ने अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बदलने में जितनी हीट खर्च की है उतनी ही हीट से 40 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदल जाता। ये मतलब है इसका, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि कंटेनर यूजेज हीट एनर्जी फॉर चेंजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट हीट एनर्जी can change temperature by 1 degree Celsius of 40 ग्राम वाटर। ठीक है ना बात? ये बोलो। जो आपने कहा वही तो हमने लिखा हुआ है ना। तो इसलिए अगर आपको इस तरीके के टर्म्स मिलते हैं तो तुरंत उसका मतलब समझ लीजिए। जैसे ऐसे लिखा जाए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ये बर्तन है, इस बर्तन में वाटर 100 ग्राम है और बर्तन का जो वाटर इक्विवेलेंट है कंटेनर हैविंग वाटर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तुमने हीट खर्च करी है उस हीट से कुल कितना ग्राम पानी जो है अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा? 120 ग्राम। देखो 100 ग्राम पानी तो तुम्हें डायरेक्टली दिखाई दे रहा है और जो 20 ग्राम पानी ये काम कर सकता था उस अमाउंट की हीट कौन खा गया? कंटेनर। डन, ठीक है ना ये बात? अब चलिए काम चलाओ जो है डेफिनेशन बनाई जाए कि MW का नाम क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। ठीक, तो अब जरा डेफिनेशन इसकी बनाते हैं। जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि जिन्होंने वाटर इक्विवेलेंट समझ लिया है ना उनको डेफिनेशन का कोई रोल नहीं दिखाई देगा। तो MW इज ए वाटर इक्विवेलेंट, M C फॉर कंटेनर, S C फॉर कंटेनर। तो ये ऊपर क्या लिखा है? थर्मल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, यही तो लिखा हुआ है ना। लास्ट वाली क्लास में जब हमने M को लिया था और S को लिया था तो क्या बन गया था? थर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पे M किसका? कंटेनर का। S किसका? कंटेनर का। थर्मल कैपेसिटी किसका? कंटेनर का। और नीचे SW वाटर का। बन गया डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज कॉल्ड। लेकिन क्या इस डेफिनेशन से तुमको वाटर इक्विवेलेंट का मतलब पता चल पाएगा? नहीं। इसको भी नोट कर लें, इन एग्जाम्पल को पहले नोट कर लें, उसके बाद इसको नोट कर लें। एंड दैट इज वाई फाइनली लास्ट एकदम आपको बता दिया जाए कि वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन का फिजिक्स की दुनिया में रोल है ही नहीं। रोल है वाटर इक्विवेलेंट समझ लेना। और मैंने उसी के लिए आपको कहा है कि आप समझिए वाटर इक्विवेलेंट, ना कि डेफिनेशन दीजिए।
फिर भी अगर आ जाए तो यू आर कैपेबल टू डिफाइन दिस। 3 फेज होते ही हैं सॉलिड, ये एक फेज है, स्टेट भी आप कह सकते हो, और फिर लिक्विड, ये एक सेकेंड फेज है, और फिर ये गैस, ये तीसरा फेज है। एक चौथा फेज भी होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा समझते हो कि नहीं, जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है। चलो उसकी फिलहाल अभी बात नहीं करनी, 3 फेज होती है ये। तो अगर आपको ये फेज पता है कि देयर आर द 3 फेजेस, तो लेटेंट हीट की जो डेफिनेशन है वो आप क्लियर कर पाओगे। मान लेते हैं कि कोई सॉलिड मटेरियल है हमारे पास में, सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल है ये, और इसका जो है फेज बदल गया, इसका फेज बदल गया, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदला। ये सॉलिड मटेरियल है, सपोज कर लेते हैं कि एट टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, इसका सॉलिड से लिक्विड फेज हो गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी क्या है, x डिग्री सेल्सियस। तो इस काम में जो हीट खर्च हुई है उसका नाम है लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट है उसने किया क्या है, स्टेट कैसे बदली है, बॉन्ड की लेंथ बदल दी है उसने। देखो अगर सॉलिड का एक एटम ये है और एक एटम ये, तो बीच में बॉन्डिंग बना रहे हैं, और अगर ये लिक्विड में बदला है तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है उसको तोड़ने में ही तो इसने काम किया है। यानी लेटेंट हीट जो है बॉन्ड लेंथ को चेंज करने में खर्च होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का ही चक्कर है। बॉन्ड लेंथ बहुत कम है तो सॉलिड, उसके बाद की सिचुएशन लिक्विड, और बिल्कुल जो है इरेगुलर तो क्या बन जाती है, गैस। तो लेटेंट हीट की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो एक फेज से दूसरे फेज में मटेरियल को बदल देती है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। और हम इसको कैपिटल L से लिखते हैं। तो कैपिटल L जो वैल्यू है फॉर द यूनिट मास है, यहां से इसको पिक करते हैं। कैपिटल L लेटेंट हीट चेंज या चेंजेस फेज ऑफ मटेरियल, फेज ऑफ, चलो लिखते हैं मटेरियल ऑफ यूनिट मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन थोड़ा सा भी सिस्टमेटिक वे में आपको लाना होगा। ऐसी हीट जो यूनिट मास के मटेरियल का फेज बदल दे, बिना टेम्परेचर को बदले, वो क्या कहलाती है, कैपिटल L, कैपिटल L। तो अगर m मास हो तो क्या बन जाएगी, ml। जरा इसी को ऐसे लिखें कि फॉर मास बराबर 1 यूनिट रिक्वायर्ड लेटेंट हीट इज इक्वल टू कैपिटल L। तो फॉर मास बराबर m यूनिट, आगे लिख देता हूं यूनिट, तो फिर आपके ऊपर छूट गया, ग्राम में लेना तो ग्राम और किलोग्राम तो किलोग्राम, जिसमें मानो आप काउंट कर लो। रिक्वायर्ड लेटेंट हीट कितनी हो जाएगी, ml। यानी ml जो है ये लेटेंट हीट है फॉर द मास m, लेटेंट हीट। हम इसको कैपिटल Q से फिर लिखेंगे। यानी वो जो Q बराबर ms डेल्टा T है वो क्या करता है, टेम्परेचर बदलता है, और ये वाला अमाउंट ऑफ हीट क्या बदलता है, फेज बदलता है, बिना टेम्परेचर को बदले।
लेकिन आपने अपने कॉमन सेंस से ये पता लगा दिया कि इसका मतलब है ये लेटेंट हीट मेन किस काम में खर्च होती है, बॉन्ड लेंथ चेंज करने में। ठीक है, बॉन्ड की जो लेंथ है उसको चेंज करने में खर्च होती है। तो इस नोट को लिखिए, ऊपर जो लिखा है, और हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। तो इट इज अमाउंट ऑफ हीट which changes phase of material without changing temperature। ये बड़ा ही चमत्कारी सिचुएशन है भाई, और मिलती है ये विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। उसके बाद ये अपनी इंफॉर्मेशन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का तुमको सॉलिड वाटर भी मिल सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस का तुमको लिक्विड वाटर भी मिल सकता है, दोनों पॉसिबल है। इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच चेंजेस फेज ऑफ मटेरियल विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। कैपिटल एल लेटेंट हीट क्या, हाँ विदाउट, अच्छा विद लिखा मैंने, विदाउट। कैपिटल एल क्या होती है लेटेंट हीट, कैपिटल एल इज ए लेटेंट हीट फॉर द यूनिट मास, और कैपिटल क्यू बराबर एम एल, कैपिटल क्यू इज ए लेटेंट हीट फॉर एम मास, लेटेंट हीट। और फिर ये बात आपके अपने कॉमन सेंस से पता चली कि एक्चुअली लेटेंट हीट अमाउंट चेंजेस बॉन्ड लेंथ between atoms molecules, यानी इस हीट को जो खर्च होना होता है वो इस काम में खर्च होना होता है। और ये आपको पता है कि जब बॉन्ड लेंथ बहुत इरेगुलर हो जाती है तो चीजें किस में आ जाती हैं, गैस में, और जब बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है तो सॉलिड, और इरेगुलर से थोड़ा सा ज़्यादा और सॉलिड से थोड़ा सा कम तो क्या बन जाता है, लिक्विड। तो लेटेंट हीट बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने में काम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाइब्रेशनल मोड के जो लोग हैं इनके एम्पलीट्यूड्स को क्या करता होगा, ज़्यादा करता होगा। अभी सॉलिड के जो 2 एटम हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ध्यान दो इधर, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी सी। अब ऐसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, बढ़ रही है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। और कैपिटल एल जो है लेटेंट हीट है फॉर द यूनिट मास। यूनिट मास वाले मटेरियल का फेज बदल गया है बिना टेम्परेचर बदले, तो उस लेटेंट हीट को कैपिटल एल से लिखा जाता है। एम मास के लिए चलोगे तो क्यू से लिखा जाता है, क्यू बराबर एम एल। क्या ख्याल है, लेटेंट हीट डिपेंड अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी? ये मानते हो इस बात को कि जो कैपिटल एल लेटेंट हीट है वो मटेरियल टू मटेरियल क्या करता होगा, चेंज होता होगा। क्या लगता है आपको? बॉन्ड लेंथ अगर चेंज करनी है तो सॉलिड में अगर आपने सेलेक्ट किया ग्लास, और सॉलिड में आपने सेलेक्ट कर लिया स्टील, और सॉलिड में सेलेक्ट कर लिया गोल्ड, तो सभी की जो मटेरियल प्रॉपर्टी है वो क्या अलग अलग है। ग्लास को कितना हीट देना पड़ेगा कि बॉन्ड लेंथ सॉलिड से लिक्विड हो जाए, सिमिलरली उसके लिए अदर के लिए अदर अमाउंट होगा।
तो लेटेंट हीट आल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक हीट आल्सो डिपेंड अपॉन द मटेरियल प्रॉपर्टी। हटा रहे हैं इसको। चलिए जनरल वे में बनाते हैं हीट कर्व। हीट कर्व में हम आगे बढ़ें, थोड़ा रिवीजन आपको करा दें। स्लोप बराबर होता है डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इन वाई एक्सिस और डिफरेंस ऑफ वैल्यूज इन एक्स एक्सिस। स्लोप के वैसे 3 मतलब होते हैं इन एक्स एक्सिस। अभी मैंने एक मीनिंग आपको बताया और सारे मतलब आपको बता चुका हूं जब पढ़ाई जा रही थी आपको 1D। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ पेपर सजा हुआ है, ये ग्राफ पेपर सजा हुआ है और किसी ने कहा यहां पे हम टाइम लेंगे। हमने कहा ठीक, यहां क्या लिया जाएगा? बोले यहां तो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो अब ग्राफ बना नहीं है, केवल बातें हो रही हैं कि टाइम की ये वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट ये है, टाइम की ये वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट ये है। तो स्लोप बराबर हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट को तुमने s से लिखा है, टाइम को t से लिखा है, तो y एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस और x एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस। ऐसे ही जो फिजिकल क्वांटिटीज x और y पर ली जाएंगी उनकी हम स्लोप की बात कर सकते हैं। तो यहां पर जो है टेम्परेचर लिया गया है और यहां पर हीट एनर्जी लिया गया है और Q बराबर सीखा है ms डेल्टा T और Q बराबर सीखा है ml। तो समझना पड़ेगा बात को, वो वाला हीट जिससे टेम्परेचर बदलता है, वो वाला हीट जिससे टेम्परेचर बदलता है वो प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर डिफरेंस। ये वाला हीट क्या बदलता था? टेम्परेचर बदलता था, एंड दैट इज वाई प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये वाले हीट को टेम्परेचर से लेना ही देना नहीं है, तो यानी ये वाला हीट टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता, यानी नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अलर्ट रहिएगा भाई। जब दो लोग आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ ऐसा होता है भाई। और जब ये लड़ाई होती है कि y ने कहा x से मतलब नहीं, तो ग्राफ कैसा होगा? जिससे मतलब नहीं उसी के पैरेलल, जिससे मतलब नहीं उसी के क्या? पैरेलल। तो ये बात भी हम पीछे सीख चुके हैं कि y ने कहा कि भाई मुझे x से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो लाइन आएगी वो उसी के क्या आएगी? पैरेलल। सिमिलरली x ने कहा कि y से मतलब नहीं, तो लाइन क्या हो जाएगी? y के पैरेलल। तो अब चलते हैं यहाँ पर और बात करते हैं, एक कोई स्पेसिमेन ले लेते हैं मटेरियल का, कि ये कोई मटेरियल है अपने पास, कितना भी क्वांटिटी आप सोच लो, और अभी ये सॉलिड है, हीट दी गई। तो जब इसको हीट दी गई तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। तो यानी कि जो पहले हिस्से का जो ग्राफ आएगा वो तो सीधी लाइन आएगा, क्योंकि जो हीट दी जा रही है वो क्या बदल रही है? टेम्परेचर। तो ग्राफ हो जाएगी सीधी लाइन। ये लीजिए सीधी लाइन। सीधी लाइन आ गई। लगातार हीट दी जा रही है, टेम्परेचर बदल रहा है। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू ये है, मटेरियल अभी सॉलिड है, टेम्परेचर की वैल्यू ये है, मटेरियल सॉलिड है, टेम्परेचर की वैल्यू ये थी, मटेरियल सॉलिड था।
तो लगातार टेम्परेचर लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, और वो सॉलिड है। तो ये जो लाइन हमने बनाई है, ये मटेरियल का अभी फेज वही सॉलिड वाला है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है ये किस में बदल गया, लिक्विड। तो क्या लगता है पूरा लिक्विड बदल जाएगा? पहले तो थोड़ा लिक्विड होगा, फिर और लिक्विड, फिर और लिक्विड, फिर और लिक्विड। यानी कुछ सिचुएशन में या कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि हम लगातार हीट दे रहे होंगे, वो लिक्विड ही है, वो लिक्विड ही है, वो लिक्विड ही है, वो लिक्विड भी है। यानी उसका जो लिक्विड वाला फेज है वो क्या होगा, फेज वही लिक्विड वाला ही रहेगा। हम जो हीट दे रहे हैं उस फेज में वो कंप्लीटली अपने आप को सॉलिड से किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। क्लियर ये बात? फिर लिक्विड से जब ये लिक्विड में आ रहा है तो सॉलिड से लिक्विड पूरा पूरा तो बनेगा नहीं। जैसे यहां पे मैंने लिखा कि सॉलिड है, ये प्योर सॉलिड है। फिर धीरे धीरे क्या आने लगेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। फिर और टेम्परेचर दोगे तो सॉलिड प्लस लिक्विड, और टेम्परेचर दोगे सॉलिड प्लस लिक्विड। यानी अब क्या होगा, लिक्विड बढ़ता जाएगा और सॉलिड कम होता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर सॉलिड जीरो, लिक्विड ही कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर है ये बात? तो आप पहले जरा इस रिवीजन के इस पॉइंट को नोट कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता तो नहीं, तो हेडिंग डालिए हीट कर्व क्या होता है, हीट कर्व, उसकी बात होने वाली है भाई। और अगर आपको ये रिवीजन वाला पॉइंट नहीं आता तो पहले रिवीजन पॉइंट लिखिए, उसके बाद हेडिंग डालिए हीट कर्व। इक्वेशंस तैयार हो रही है, उस पर ध्यान दें। हेडिंग हीट कर्व होगी, हमारे पास में मटेरियल होगा, सॉलिड होगा, ये हीट ले रहा है, तो यहां पर क्या आएगा, सॉलिड प्लस लिक्विड। बनवा दीजिएगा इस इक्वेशंस को, फिर आगे मूव करना। और आगे चले, सॉलिड डिक्रीज होगा और लिक्विड इंक्रीज होगा। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगा कि सॉलिड क्या हो जाएगा, केवल और केवल लिक्विड रहेगा। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी, लिक्विड प्लस गैस। फिर सिचुएशन क्या होगी, लिक्विड डिक्रीज, गैस इंक्रीज। और फिर सिचुएशन आएगी लिक्विड जीरो और गैस मेंटेन। क्लियर है ना ये? तो जब हीट कर्व आपने हेडिंग डाली है तो ये इक्वेशंस अपना आप एक ही लाइन पे लिख सकें तो लिखें, बेहतर होगा। हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमको घूमना पड़ गया। तो अब यहां पर हम आ गए इस पॉइंट पर, तो सॉलिड की मेल्टिंग चालू हो गई, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच चुका था, MP फॉर मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि हम इस पर आ चुके हैं, सॉलिड अभी बचा हुआ है, लिक्विड आ चुका है। तो अभी भी हीट देंगे तो सॉलिड को क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी कि कुछ देर तक तो मेल्टिंग ही चलती रहेगी। बोलो भाई, हीट एनर्जी हम दे रहे हैं लेकिन वो क्या हो रही, मेल्टिंग चल रही है। देखो बात को समझो, टेम्परेचर नहीं बदल पाएगा। सपोज कर लो हमारे पास में कॉपर है, 20 ग्राम कॉपर है, तो 20 ग्राम कॉपर को हीट दी जा रही, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब मेल्टिंग आ चुकी है तो कुछ कॉपर पिघल गया, हमने और हीट दी तो जो बचा हुआ है वो पिघलेगा, जो और हीट दी तो बचा हुआ है जो और पिघलेगा। तो लगातार हीट तो दी जा रही है। देखो इस पॉइंट पर हीट, मेल्टिंग, फिर आगे हीट, मेल्टिंग,
तो मेल्टिंग एंड मेल्टिंग एंड मेल्टिंग, और इस सिचुएशन में जहां पर आपने ये लिखा है सॉलिड जीरो लिक्विड लिक्विड बचा, तो यानी कि कंप्लीट मेल्टिंग यहां हो चुकी है। तो ये सिचुएशन आई, यानी ये वो सिचुएशन है जहां पे लेटेंट हीट काम कर रही है। बोलो भाई, लेटेंट जैसे हम हीट देते हैं तो लेटेंट हीट बचे हुए सॉलिड की बॉन्ड लेंथ को क्या करती है, बढ़ाती है। फिर हम हीट देते हैं फिर बढ़ाती है, यानी यहां पर जो हीट होगी Q वो प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा T, ठीक है। और यहां पर जो हीट होगी वो Q बराबर क्या होगा, ml, यानी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। चलो आगे मूव करते हैं। फिर यहां पहुंच गए, अब क्या होगा, जैसे ही कंप्लीट लिक्विड आया तो अब जो हीट देंगे फिर से टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो फिर से प्रोपोर्शनल हो गया, तो फिर से प्रोपोर्शनल हो गया, तो ग्राफ में क्या मिलेगी, सीधी लाइन। अब जरा ध्यान देना यहां पर, प्रैक्टिकल वे में देखो, अगर इस सीधी लाइन ने अल्फा एंगल बनाया है तो अब जो ये लाइन है जो मैं बनाने जा रहा हूं भी बनाई नहीं है, अब जो एंगल बनेगा वो अल्फा से कम बनेगा या ज्यादा बनेगा। अगर ये अल्फा से ज्यादा बनेगा तो कुछ ऐसे बनेगी, अल्फा से अगर कम बनेगा तो थोड़ा सा ऐसे बनेगी। क्या लगता है, अल्फा से ज्यादा या अल्फा से कम? ऐसे मत बोलना कम, कम वाला आंसर सही है, लेकिन आप बताओ कैसे, क्यों बोल रहे हो? नहीं, अभी तो टेम्परेचर बदल रहा है, बॉन्ड लेंथ की बात कहां से आ गई, लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है पूरी तरह से। अब लिक्विड गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है। चलिए देखने की समझने की कोशिश करते हैं। भाई Q बराबर है ms डेल्टा T, ठीक है। तो यहां पे जरा स्लोप निकालो है, तो स्लोप बराबर है y एक्सिस पर वैल्यू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और x एक्सिस पर वैल्यू क्या है, हीट। तो यहां से डेल्टा T बाई Q यहां से आ जाएगा, इधर देखिए मुझे डेल्टा T बाई Q चाहिए, तो 1 अपॉन ms बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा T बाई Q। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 1 बाई ms, 1 बाई ms। तो अब अगर मैं इसको नाम दे दूं, इस कर्व का नाम है OA, तो स्लोप OA हिस्से का, स्लोप OA हिस्से का, तो 1 अपॉन m सॉलिड और s सॉलिड। फिर अगला जो यहां पे फेज आने वाला है वो कौन सा फेज है, वो लिक्विड का फेज है। और आपको क्या पता है कि लिक्विड की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है या सॉलिड की? स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होती है, सॉलिड की या लिक्विड की? तो यहां पर फिर से लिक्विड आ चुका है पूरी तरीके से, ये मेल्टिंग चल रही थी, मेल्टिंग, और ये कंप्लीट लिक्विड आ चुका है। अब जब लिक्विड आ चुका है और उसने एनर्जी लेनी शुरू कर दी है तो अपना टेम्परेचर बदलेगी। तो अब यहां पे अल्फा है तो हल्का सा क्या करना है, कम कर दें अल्फा से। तो ये हीट कर बनाते समय लॉजिकल तरीके से मूव किया जाता है। अब ये जो है लिक्विड है, और लिक्विड में भी Q प्रोपोर्शनल क्या चल रहा है, डेल्टा T। अब लिक्विड है और यहां पहुंचा तो BP पर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब कुछ देर तक क्या होगा कि लिक्विड का कुछ हिस्सा तो उबल रहा है, कुछ रह गया है। जैसे हीट जाएगी तो वो बॉयल करेगी, मतलब फिर यहां पर क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ चेंज करने वाली बात।
तो कुछ देर तक हीट दी जाती रहेगी, बॉइलिंग पॉइंट मेंटेन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। ये सिचुएशन आ गई। तो यहां पर हो गई बॉइलिंग चल रही है, पूरा का पूरा लिक्विड अब बॉइल्ड होने लगा। अब जब पूरा लिक्विड बॉइल्ड होने लगा तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, गैस में। फिर से हीट दी जाएगी तो अब गैस का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा, ये वाला जो स्लोप है, सॉरी ये जो एंगल है, मान लिया बीटा है, तो अगले वाले का जो स्लोप आने वाला है वो क्या होगा, बीटा से भी कम। रीजन में बता चुका हूं। तो अब ये सिचुएशन आ गया, कंप्लीट लिक्विड बॉइल्ड सिचुएशन में आ चुका है, फिर भी आप हीट देते जा रहे हो। तो ये कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, वेपोराइजेशन। और ये रहा गामा, पूरी तरह से वेपोराइज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द हीट कर्व। क्लियर है ना। इस हीट कर्व ने हमें सिखाया कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा और ग्रेटर देन गामा। और स्लोप एक्चुअली क्या होती है, स्लोप होती है tan। जैसे अगर हमारे पास में कोई स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल थीटा बना दे तो स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे tan लगा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा tan अल्फा ग्रेटर देन tan बीटा ग्रेटर देन tan गामा। अब tan अल्फा इज ए स्लोप ऑफ OA एंड tan बीटा इज ए स्लोप ऑफ BC। B से C की जो लाइन का स्लोप है वो क्या है, tan बीटा। एंड tan गामा इज ए स्लोप ऑफ DE। D से E का जो स्लोप है वो क्या बन जाएगा, tan गामा। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर tan अल्फा, तो स्लोप की वैल्यू लिखी हुई है 1/ms, तो tan अल्फा की जगह पर आ जाएगा 1/ms सॉलिड। S फॉर स्पेसिफिक हीट किसकी, सॉलिड। 1/m, m तो बदलेगा नहीं, S लिक्विड। और यहां पर 1/m S गैस। m से m कैंसिल हो गया, उल्टा पुल्टा कर दो, तो S सॉलिड, S लिक्विड और S गैस। और इस क्लास में बैठे हुए सभी लोगों को ये पता होगा, अगर ऐसे लिखा जाए 3 ग्रेटर देन 2 तो उल्टा कर देने के बाद, रेसिप्रोकल लेने के बाद ये क्या हो जाता है, लेस। तो यह 1/3 लेस देन क्या होगा, 1/2। यहाँ पर भी सिचुएशन पहले ग्रेटर की थी, उल्टा पुल्टा किया तो ये क्या हो जाएगी। ठीक है, कर लीजिए। अभी जरा लिस्ट ऑफ फार्मूला बना लिया जाए। Q इज इक्वल टू आया ms डेल्टा T, ms इज इक्वल टू हुआ थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी। W इज इक्वल टू आया JQ, Q इज इक्वल टू आया ml। और कोई फार्मूला बना अभी तक, वो तो वहीं से बन जाएगा, S इज इक्वल टू Q/m डेल्टा T। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये कहता है कि अगर हीट सराउंडिंग में कोई भी हीट अमाउंट अगर नहीं जाने दिया जा रहा, मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है, सिस्टम 1 है ये, और एक ये सिस्टम है, सिस्टम 2 है, और ये सराउंडिंग है। और ये सिस्टम 1 आपका हॉट पर है और सिस्टम 2 आपका कोल्ड पर है। हॉट और कोल्ड का मतलब ये हाई टेम्परेचर पर है और ये किस पर है, लो टेम्परेचर पर है। तो अगर ये आपस में कांटेक्ट करेंगे तो फिर हीट जो है हाई से कहाँ जाएगी, लो पर जाएगी। शर्त यह है कि हम केवल ये काउंट करेंगे कि जो हीट का एक्सचेंज हुआ है
वो दोनों सिस्टम्स के बीच हुआ, सराउंडिंग भी तो है वहाँ पर, और सराउंडिंग का भी तो अपना टेम्परेचर कुछ होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ होगा। तो रियलिटी तो ये है कि सराउंडिंग भी उस हाई टेम्परेचर वाले से हीट ले लेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके का हीट एक्सचेंज हाई टेम्परेचर वर्सेस सराउंडिंग नहीं हुआ है। सराउंडिंग और सिस्टम जो हाई टेम्परेचर वाला है उस पर किसी भी तरीके का हीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये मान के चलते हैं। तो फिर जो है अगर इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हुआ हो तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जितनी ये हीट देगा उतनी ही ये हीट लेगा। अगर इसने हीट दे दी 100 कैलोरी दे दी तो इसने 100 कैलोरी ले ली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम चेंज निकालेंगे हीट का तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो डेफिनेशन बनाओ, कैसे बनाओगे? इफ वी काउंट नो लॉस ऑफ हीट इन सराउंडिंग, रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी तो कुछ और ही है। भाई अगर हम एक हॉट वाटर यहां रख दें और इस हॉट वाटर बॉटल को अपनी स्किन से टच करें और ये बोलें कि मेरी स्किन हॉट वाटर से हीट ले रही है, तो कहाँ सही है? मेरी स्किन भी ले रही है हीट और सराउंडिंग भी तो ले रहा है। तो अब हमने कहा कि सराउंडिंग को हटाओ, सराउंडिंग को नहीं देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ वी काउंट नो लॉस ऑफ हीट इन सराउंडिंग देन चेंज ऑफ हीट एनर्जी कैपिटल क्यू लिखो या डेल्टा क्यू लिखो, ऑलवेज बिकम जीरो। अगर ये 100 जूल दे रहा है तो फिर ये 100 जूल ले रहा है। तो इसने कितनी एनर्जी दी? 100 जूल। इसने कितनी दी? 100 ली कितनी? 100 जूल। तो चेंज कितना आया? 0। तो इसी को हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के तरीके से ट्रीट किया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि गिवन हीट बराबर टेकन हीट, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे गिवन हीट बराबर टेकन हीट तो फिर जो है आगे जाकर के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ये सिस्टम आपका एक और है, सिस्टम 3, ये भी हीट लेने वालों में शामिल है। एक ये सिस्टम है आपका सिस्टम 4, ये भी हीट लेने वालों में शामिल है। सराउंडिंग को हीट नहीं देनी है बस। तो अगर ये सिचुएशन यहां पर है तो फिर अब देखो गिवन हीट बराबर टेकन हीट, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? गिवन हीट बराबर टोटल टेकन हीट। तो टोटल में ये सब लेने वाले लोग हैं तो इनका सम करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो कि Q 0 होगा तो फिर सब लोग काउंट हो जाएंगे। सपोज कर लो, इमेजिन कि जब ये सारा का सारा जो है हीट ट्रांसफर हो गया तो ये जो था ये T1 टेम्परेचर पर था, ऐसा मान लिया। ये जो है T2 टेम्परेचर पर था और ये जो है T3 टेम्परेचर पर था और ये जो है T4 टेम्परेचर पर था, ऐसा हमने मान लिया। तो जब हीट एक्सचेंज हो गया, हीट एक्सचेंज रुकेगा कब? जब सबके टेम्परेचर क्या हो जाएंगे? सेम। तो मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T फाइनल है, तो फाइनल टेम्परेचर इज T फाइनल। तो देखिए मैं यहां पर लिखने वाला हूं डेल्टा क्यू या Q इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं इसके लिए लिखता हूं Q की वैल्यू, क्या लिखूंगा? M1 S1। डेल्टा T क्या होगा? T फाइनल माइनस T1। इसका हीट आ गया। उसके बाद इसका लिखता हूं M2 S2। डेल्टा T क्या होता है? T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो फाइनल तो T फाइनल है ना, इनिशियल कितना है? T2 प्लस M3 S3। और इसके लिए क्या लिखूंगा? T फाइनल माइनस T3। तो ये आप क्या लिख रहे हो कि Q ऑलवेज बिकम 0। तो ये भी तो Q है, ये भी तो Q है, तो इनको सबको क्या किया जाए? प्लस और इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए? 0।
ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर ये केवल हीट देने वाला है, बाकी 3 लोग लेने वाले हैं, इसको रखो यहां पे, बाकी उसको उधर ले जाओ, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, गिवन हीट बराबर टोटल टेकन हीट। तो कभी कभी कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल हम इस तरीके से भी यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हमने जनरल वे में यूज किया है। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और क्या बाउंडेशन है कि इफ वी काउंट नो लॉस ऑफ हीट इन सराउंडिंग, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भाई आप ऐसे चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो आपने कहा कि आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, हमने कहा मेरे पास में 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, आपने इनको कांटेक्ट करा दिया, तो बताओ हीट यहां से यहां जाएगी, कब रुकेगी? आपने डेफिनेशन लिखी थी कि इफ द टेम्परेचर डिफरेंस टेक प्लेस देन द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी टेक प्लेस। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हीट का नहीं होगा, कब नहीं होगा? दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम। तो अगर मान लेते हैं कि 20 से इसका टेम्परेचर x हो गया, तो बढ़ करके x हो गया, और इसका 100 से घट करके x हो गया। अब दोनों लोग x टेम्परेचर पर हैं, तो क्या अब इनके बीच में ट्रांसफर ऑफ हीट होगा? नहीं। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, ये T1 टेम्परेचर पर है, ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T3 टेम्परेचर पर है, ये T4 टेम्परेचर पर है, और T1 T2 T3 T4 बराबर नहीं है, तो हीट एक्सचेंज हो रही होगी। तो अब कब रुकेगी? जब एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर TF है, इसका भी टेम्परेचर क्या है, T फाइनल, इसका भी क्या है, T फाइनल, इसका भी T फाइनल, इसका भी T फाइनल, खत्म हो जाएगा। अब ट्रांसफर ऑफ हीट खत्म हो जाएगा। चलो इसकी हीट निकालो, MS डेल्टा T में क्या लिखते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, प्लस दूसरे वाले के लिए MS बाद वाला माइनस पहले वाला, सिमिलरली सबके लिए। और आप क्या लिख रहे हो कि Q हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर पूरे सिस्टम का Q निकालोगे ना, पूरे सिस्टम का Q क्या होगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस सबका मिला करके 0। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा MS T फाइनल T इनिशियल इज इक्वल टू क्या, 0। क्लियर? नोट करिए, और नेक्स्ट वाली क्लास में अभी एक दो क्वेश्चन तो अभी ले लेते हैं, तो ढेर सारे क्वेश्चन इस पर करने हैं।